हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, मेरे नाम है शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द एक्सरसाइज 3.1 जो कि प्रॉपर्ली बेस्ड है ग्राफिकल मेथड पे, जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है फर्स्ट वाले वीडियो में। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले उसको देख लो, सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन क्लास। द क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेज form the pair of the linear equation in the following problem and find the solution graphically। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल मेथड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन ओनली। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो प्रॉब्लम गिवन है उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे बच्चों। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of the girls is 4 more than the number of boys। Okay, let's assume that we are talking about let the number of boys is x. Similarly, let the number of girls is y। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स का नंबर विच इज y, ये कैसा है बच्चों? x से, यानी नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। दैट मींस x में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट y। Okay. Similarly, find the number of boys and the girls who took part in the mathematics quiz। ध्यान से सुनना, ये सिंपल सी इक्वेशन आपको गिवन है। अब आपको बोल रहा है कि इससे मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट है जो टोटल जिन्होंने पार्ट लिया है। तो मैथमेटिक्स क्विज में जितने 10 स्टूडेंट है उन्होंने पार्ट लिया है, उसमें ये रेशियो अगर है तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है किसका, गर्ल्स और बॉयज का एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। सेकेंड कंडीशन है कि जो गर्ल्स और बॉयज हैं उन दोनों का सम कितना है बच्चों? टोटल 10 है। क्यों? क्योंकि 10 स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्लियर? सो वी गॉट बोथ द इक्वेशन हियर। अब हम करेंगे क्या? सिंपल वैल्यूज प्लेस करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा देर लिखता हूं सो दैट वी कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशन इन द सेम स्लाइड। ओके, सेकंड इक्वेशन आपके पास में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये दो इक्वेशन है सिंपल। मैं फर्स्ट की बात करता हूं। तो मैंने क्या किया, ये टेबल बनाई और मिनिमम, जैसा हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, मिनिमम 3 वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें x की वैल्यूज प्लेस करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर से क्लास सेम क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है? इन दोनों में से इंडिपेंडेंट है x और y है डिपेंडेंट, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करना। तो पहले मैं x की प्लेस पे वही यूजुअल 1 0 1 2 रखते हैं। तो 0 प्लेस करेंगे तो 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6। सो 0 1 4 से आंसर क्या है अपना? 4 5 6, क्योंकि हम 4 ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इधर आते हैं। x और y, अब हम किसकी वैल्यू प्लेस करें, किसका आंसर है? इसके लिए जिस भी वैल्यू को आप ट्रांसफर कर दोगे, मतलब जिस भी वेरिएबल को आप ट्रांसफर कर दोगे, आप करस्पॉन्डिंगली उसकी वैल्यू प्लेस करोगे। मान लो मैंने x को ट्रांसफर किया, तो मैं क्या करता हूं, x की ऐसी वैल्यू चूज करता हूं सो दैट आई गेट द इजी वैल्यूज टू फाइंड आउट। ध्यान से सुनना, कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से मैं इसमें वैल्यू प्लेस करता हूं 2 4 और 6। 2 प्लेस करेंगे तो बच्चों 8 आएगा, 4 प्लेस करेंगे तो 6 आएगा और 6 प्लेस करेंगे तो 4 आएगा। ऐसी वैल्यू क्यों रखी मैंने? ताकि ग्राफ बहुत बड़ा नहीं बने, है ना। 10 और 0 रख देता तो 10 तक वैल्यूज आती, फिर 1 तक वैल्यूज आती, तो कोरिलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहां पर इजी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन 0,4 1,5 2,6 को प्लेस करना ऑन द ग्राफ पेपर। ये ना हमारे पास ग्राफ पेपर, फर्स्ट वाली बात 0,4 1,5 0,4, दैट मींस x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये रहा। नेक्स्ट आपके पास में है 1,5 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, ये रहा। एंड देन 2,6 है, तो ये रहा 2,6। देखो 2,6 है ना, तो 2,6 भी प्लेस कर देंगे और ये एज इट इज मैंने प्लेस कर दिया। आई गॉट दिस वन हियर। इन तीनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो इन तीनों को ज्वाइन करते मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो ऐसे पास कर रही होगी। ठीक है, फर्दर भी ऐसे मूव कर रही होगी। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की बच्चों। इसमें 2,8 4,6, ध्यान से देखना। अगर मैं सॉल्व करूंगा 2,8 2,8, ये रहा, 4,6 ये रहा, एंड 6,4 ये रहा। इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। तो जैसे मैंने इन तीनों को ज्वाइन किया, ये ऐसे पास कर रही है और ये दोनों कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली 3,7। तो अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो इधर से 3 और इधर से 7, सिंपल से गॉट इट। तो अब क्या बोलेंगे? हेंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग and the intersection point
क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट है 3,7, ठीक है। अब सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन या प्रॉब्लम, कुछ भी बोल सकते हो, गिवन प्रॉब्लम इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। अब जो भी आपने x और y की प्लेस पे अज्यूम किया था उसको प्लेस कर दो। तो आपने क्या अज्यूम किया था बच्चों, आपने अज्यूम किया था x क्या है बॉयज और y क्या है गर्ल्स। तो अब ध्यान से देखना, जैसी वैल्यूज बोली क्वेश्चन में वैसी आंसर निकाल देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है मेरे पास में, द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 7, ठीक है। सो दैट्स हाउ 3 और 7 का सम भी 10 हो जाएगा। और देखो गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, इट आल्सो सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है बच्चों, समझ गए, इस तरह से अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कितने, लेट्स अज्यूम द पेंसिल, कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x and let the cost of pen is y। अब आपको बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर इज 50 रुपीज। अब देखो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना लिया हमने, x। एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x प्लस y, एक पेन का कॉस्ट है 7 पेन का कॉस्ट 7y, इन दोनों का सम 50, इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम है क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन, इजीली समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, कौन सा, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन चुकी। अब आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का आपको कॉस्ट फाइंड करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो और आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, सबसे पहले देखा करो क्या इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है इनको सॉल्व करने का कि आप इन दोनों को ऐड कर लो और दोनों को सबट्रैक्ट करके 2 इक्वेशन बना लो। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। तो मैंने ऐड किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 7 और 5 12x, 7 और 5 12y इज इक्वल टू 50 और 46 96। 12 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 8। ये बन गई अपनी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा। तो मैं किससे सबट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इससे क्या होगा, x अपना पॉजिटिव आ जाएगा, 7x माइनस 5x 2x माइनस 5x और 7x 2y, 5y और 7y 2y, 46 और 50 माइनस का 4। इधर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा क्या, तो x माइनस y इज इक्वल टू -2। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना कितना इजी हो गया ना। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसीलिए हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहां से अगर आप 5 को डिवाइड करते फिर वैल्यू प्लेस करते कंपैरेटिवली टफ होता। तो दोनों को ऐड और सबट्रैक्ट करके 2 नई इक्वेशन बना लो, उससे x और y सॉल्व कर लो। कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना और आपके आंसर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं और एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इधर से y को ट्रांसफर, उधर से भी y को ट्रांसफर कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई और इधर आ गया x इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है। दोनों से क्या करेंगे, दोनों से टेबल बनाएंगे, टेबल बना के ग्राफ पे प्लेस कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर रखा मैंने x, इधर रखा y। अब मैं y की वैल्यू प्लेस करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो मैं वही रखता हूं वैल्यूज, मैं रख देता हूं 2 4 और 6। 2 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे 4, 6 रखेंगे 2। कितना ईजी है, जल्दी जल्दी आंसर भी आ रहे हैं ना। ध्यान से देखो, इधर आते हैं हम, सेम ऐसे मैं यहां वैल्यू प्लेस करूंगा, यहां पर भी वैल्यू प्लेस करूंगा, तो ये x और y बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, y की प्लेस पे वैल्यू प्लेस करनी है सो दैट आई गेट द आंसर ऑफ x। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ऐसी वैल्यू रखता हूं जो 2 से बड़ी हो ताकि पॉजिटिव आंसर आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, y की प्लेस में प्लेस कर देता हूं 3 4 5, सारी 2 से बड़ी है। तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 1 2 3 4 3 4 5। सिंपल वैल्यूज, सिंपल कोऑर्डिनेट्स। चलो प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ सब फर्स्ट वाले इक्वेशन में वैल्यूज है 6, 4, 6, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 4, 4 एंड 2, 6। देखो कितना सिंपल, और ये इक्वेशन की लाइन हमने बना ली है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लास,
जब भी आप इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा मेंशन करना है कि आपने कौन सी इक्वेशन की लाइन कहां ड्रॉ करी है और आपको इनके कोऑर्डिनेट्स भी प्लेस करने होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको 6,2, 4,4 और 2,6। तो इट इज 6,2 ये रहा, 4,4 ये रहा एंड 2,6 ये रहा। और ये लाइन जो है वो कौन सी इक्वेशन की है? वो है इस इक्वेशन की, x + y = 8। तो विल राइट इट एग्जैक्टली x + y = 8। ये आपको ग्राफ पे लिखना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं सेकंड वाली इक्वेशन की, विच इज 1,3, 2,4। 1,3 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 2,4 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड 3,5 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है और ये उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जहां पर ये ग्राफ दोनों मीट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली आई हैव द कोऑर्डिनेट्स एज 1,3, 2,4 एंड दिस इज 3,5। और ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? ये है x - y = -2 की। तो x - y = -2 इस लाइन के ऊपर लिख देंगे आप। ठीक है, दोनों ग्राफ भी प्लेस कर दिए, कोऑर्डिनेट भी प्लेस कर दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया। तो लाइन पे फाइनल आंसर आपको लिखना है। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम या गिवन इक्वेशन इज 3,5। ठीक है, अभी जो 3,5 है ये आपके जो प्रॉब्लम गिवन था उसका सॉल्यूशन भी तो है, तभी तो आप जब आपने वैल्यू प्लेस करी 3,5, तो 3,5 एक्चुअली आपको आंसर दे रहा है x और y का। तो अब एक्जैक्टली प्लेस करते हैं x और y का आंसर। तो x की वैल्यू कितनी बच्चों? x की वैल्यू अपने पास में 3 और 5 आ चुकी है। x हमने अज्यूम किया था पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो क्या लिखेंगे? हेंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी बच्चों? x की वैल्यू दैट्स 3, कॉस्ट ऑफ पेन कितनी? y की वैल्यू दैट्स 5। ठीक है, रुपीस में वैल्यूज लिख देना, रुपीस में वैल्यूज लिख देना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दैट्स हाउ वी फिगर आउट द फाइनल आंसर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersects at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब जो आपको गिवन इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, ये आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है बाय द हेल्प ऑफ a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियो से। कैसे करते हैं ये? बहुत ही सिंपल है, लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो कुछ इस तरह से बनता है, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं उसको याद करने की। UNI और इसके नीचे 1, 2 और 3। सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद रख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना होगा जब आपके पास इस टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। तो अब देखो जो रेशियो आता है वो कुछ ऐसा होता है ना, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? 1 पे u है, मतलब अगर ये फर्स्ट वाला जो इक्वल है, अगर ये कट हो गया मतलब ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो दैट मींस ये वाली जो सिचुएशन बनेगी ना, ये वाली, जब ये दोनों नॉन इक्वल होंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन की बनेगी। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया अपना? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ इसी को चेक करते हैं ना। अब ये इक्वल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, c1/c2 अगर इक्वल होता है या नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड वाली सिचुएशन में 2 पे आएगा नो सॉल्यूशन। मतलब अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, फर्स्ट वाला कट नहीं होगा आपकी बार सेकंड वाला कट होगा, है ना। देखो 2 पे है तो सेकंड वाला इक्वल को कट कर दो, तो सेकंड वाला इक्वल कट कर देंगे, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये नॉन इक्वल है। अगर ऐसा होगा तो इट गिव्स अस नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड पे आई है ना, तो फर्स्ट वाला इक्वल कट नहीं हुआ, सेकंड वाला नहीं हुआ, थर्ड वाला, मतलब ये दोनों कट नहीं होंगे, है ना। याद रखने का तरीका सिंपल। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये भी इक्वल है c1/c2 के। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो i आ जाएगा, i मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 कंडीशन आती है अपने पास में, किस केस में? a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो आप ऐसे याद रख लो, ये कट हुआ या ये कट हुआ या ये वाला कट हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, इससे ऐसे याद रखोगे तो UNI दैट्स यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 5x - 4y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये तीनों चीजें चेक करूंगा, फिर इन तीनों को कंपेयर करूंगा। तो उसके लिए पहले फाइंड तो कर ले। तो पहले हम फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्लास, जब भी आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो वी ऑलवेज नीड टू कंपेयर द इक्वेशन बाय द एक्चुअल इक्वेशन। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन वी हैव अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? सो आप यहां लिखोगे लेट्स कंपेयर द गिवन इक्वेशंस by the general equations। जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे आप इनसे कंपेयर करोगे यू विल गेट a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारी वैल्यूज आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। अब आप लिखोगे आफ्टर कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग let's find a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या होगा 5/7, तो मैंने लिखा 5/7, ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। अब मैं b1 अपॉन b2 फाइंड करूंगा, तो मैं लिखता हूं b1 अपॉन b2। इसके लिए क्या आएगी बच्चों, इसके लिए -4/6, सो इट इज -4/6। सिमिलरली c1 अपॉन c2 की वैल्यू आएगी 8/-9, 8/-9। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब अगर आप क्लियरली ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू है 5/7 और ये है -4/6। तो अब अगर मैं लिखता हूं तो ये साफ साफ दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यूज है 5/7 और इसकी वैल्यूज है -4/6। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर दूं तो ये माइनस का 2/3 बन जाएगा। 2/3 5/7 के इक्वल नहीं है, तो अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहे तो दोनों इक्वल नहीं है। और अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो हम थर्ड वाले को चेक ही नहीं करते हैं। तो क्या देगा आपको, तो ये देगा सिंपल आपको, देखो यूनिक सॉल्यूशन वगैरह नहीं पूछा था आपसे पूछा था कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंस, इन तीनों में से कौन सा बनेगा? इन तीनों में से बनेगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट तभी आता जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, सो विल बी राइटिंग हियर हेंस द गिवन equation gives intersection at a point upon drawing on a graph। ठीक है, तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तभी तो इंटरसेक्ट देगा, तो हवा में थोड़ी दे देगा। तो यू हैव टू मेंशन दैट द गिवन इक्वेशन gives intersection point on a graph या intersection at a given point upon drawing on a graph। तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो it gives a intersection on a point। ठीक है, फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट सेज दैट 9x plus 3y। तो once again same situation, let's compare them by the general equation। That general equation is a1x plus b1y plus c1 as it is। उसके बाद you are starting with a1 upon a2। So a1 upon a2 is 9/18, similarly comma b1 upon b2 is 3/6 and comma c1 upon c2 is 12/24। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो a1 upon a2 की वैल्यू आई है 1/2, सिमिलरली b1 upon b2 की वैल्यू आई है 1/2 एंड c1 upon c2 की वैल्यू भी आई है 1/2। तो अब तीनों इक्वल हो गए, तो आप लास्ट में लिखोगे दिस shows a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ठीक है, hence it will give coincidence या coincident lines on the graph। ठीक है, तो ग्राफ पे कैसी लाइन देगा, कोइंसिडेंट लाइन देगा अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो। दैट्स इट। ठीक है, इतना सा सॉल्व करना है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है 6x minus 3y। once again we will start with a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। so we will be writing c1 upon c2। चलो a1 upon a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a1 upon a2 की वैल्यू है 6/2, comma b1 upon b2 is -3/-1 is equals to comma c1 upon c2 10/9। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, प्लेस कर देंगे। तो अब 6/2 रिड्यूस करेंगे तो a1 upon a2 is 3, comma b1 upon b2 is 3 also,
that -3 upon -1 is 3 and C1 upon C2 is 10 upon 9. तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो what you are getting, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. ठीक है, समझ गए? तो A1 upon B2 इक्वल है B1 upon B2 के, which is not equals to C1 upon C2. अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या लिखोगे? This shows the given equation will give parallel lines on the graph paper. ठीक है, तो इट शोज द पैरेलल लाइन ऑन द ग्राफ. क्लियर क्लास? कोई कंफ्यूजन है? समझ गए? इसी तरह से बना लेते हैं. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अब आपको यहां पर ये याद रखना है कि कब कंसिस्टेंट इक्वेशन आती है या कब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है, कब जो गिवन इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होती है. तो देखो, कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर कभी भी सॉल्यूशन आ गया, that means whenever you are solving a question, if you are getting any solution, whether it is a one solution or an infinite solution, the system of given equation is consistent. Clear? Now if it does not show any solution, that means no solution वाली situation आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका इनकंसिस्टेंट. समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ, सॉल्यूशन आया कंसिस्टेंट, नहीं आया इनकंसिस्टेंट. खत्म. चलो स्टार्ट करते हैं. इट सेज दैट वी नीड टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी बाय द हेल्प ऑफ द कंपेयरिंग ऑफ द रेशियोज. Once again, the same thing you have to mention. Let's compare the given equation by the general equation, which is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, and after comparing, we'll get a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 equals to a1 upon a2 is 3 upon 2. We got 3 upon 2 here. ठीक है. Next b1 upon b2 is 2 upon -3 and c1 upon c2 is 5 upon 7. ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ गए मेरे पास में. 3 upon 2 -2 upon 3 है, 2 upon -3 एक ही चीज है, एंड देन 5 upon 7. अब ध्यान से देखो, क्या कुछ भी एक दूसरे से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना. अगर कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही तो विल राइटिंग एज a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. अगर ऐसा होता है तो कौन सी सिचुएशन होती है? इंटरसेक्टिंग में आपके पास हमेशा एक सॉल्यूशन आएगा, और जब भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा तो इट ऑलवेज टेकन एज अ कंसिस्टेंट वन. तो आप यहां लिखोगे as this shows the condition of intersecting lines hence it is consistent. समझ गए? तो अगर ये कंसिस्टेंट कब बनेगा? जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन या इनफिनिट लाइन शो करेगा. तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा है तो कंसिस्टेंट है. सिंपल. आगे चलते हैं. 2x minus 3y is equals to 8, 4x minus 6y is equals to 9. चलो, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. a1 upon a2 2 upon 4, b1 upon b2 and c1 upon c2. c1 upon c2 is 8 upon 9. ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी हमने. लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यूज. 2 upon 4 रिड्यूस करेंगे तो बच्चों a1 upon a2 आएगा 1 upon 2 एंड b1 upon b2 भी आएगा 1 upon 2 एंड c1 upon c2 अपना है 8 upon 9. अब देखो ध्यान से, क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? तो आप लिखोगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. क्योंकि c1 upon c2 8 upon 9 से थोड़ी मैच कर रहा है. तो a1 upon a2 b1 upon b2 तो इक्वल है, बट c1 upon c2 इक्वल नहीं है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है नो सॉल्यूशन. सो आप ये लिखोगे दिस शोज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है, समझ गए हो बच्चों?
इतना इजी है, सिर्फ ये वैल्यूज निकाली, कंपेयर किया, जो भी कंडीशन आपको पता है उस कंडीशन में प्लेस कर दिया, जो सेटिस्फाई कर रही है वो कंसिस्टेंट है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रही वो इनकंसिस्टेंट है। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए? ये सेटिस्फाई करनी चाहिए सॉल्यूशन वाली कंडीशन को। सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी होती है अपनी? दो ही कंडीशन होती है। कब? जब या तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आए या फिर कहीं पे भी नहीं आए। ठीक है, इंटरसेक्शन आई मीन यहां पर या तो ये दोनों इक्वल नहीं हो या फिर सारे इक्वल हो। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। It is 3/2, 5/3, 7, 9, 10 and 14. Let's place the values class. A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. चलो A1 upon A2. It is 3/2 divided by 9. Then B1 upon B2. B1 upon B2 is 5/3. Then it is -10. What next? We have 7 and 40. Clear? Let's find out. So it says A1 upon A2. A1 upon A2 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से देखना आप, क्या ये ऐसा बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 बनेगा ना। देखो जब आप 3/2 को सॉल्व करोगे 2 नीचे आ जाएगा और 3/9, तो देखो 3 से 9 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर आया 1/6। किसका? A1 upon A2 का। तो लास्ट में लिख दो A1 upon A2 आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट इज 1/6। निकाल लिया। अब B1 upon B2 पे आते हैं। तो B1 upon B2 है अपना 5/3 and 1/10. So we are writing it as B1 upon B2 is equals to 5/3 multiply by -1/10. ये देखो माइनस का 10 है ना यहाँ पर, तो -1/10। 5 से इसको रिड्यूस किया 2 आया, तो अब ये B1 upon B2 बनाएगा माइनस का 1/6। फाइन। सो मैंने लिखा B1 upon B2, यहीं पे लिख देते हैं। चलो B1 upon B2 is -1/6, यहां से हटा देता है। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गए। और C1 upon C2 तो एज इट इज ही है, तो C1 upon C2 जब मैंने सॉल्व किया तो 7 और 14 रिड्यूस हो जाएगा 1/2। तो देखो ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। 1/6 तो है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर सेम नहीं आएगा, है ना। रेशियो करस्पॉन्डिंगली आपको सेम दिख रहे होंगे, वैल्यू सेम है, बट दोनों के साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट तो रेशियो इक्वल नहीं होते हैं, और ये 1/2 तो दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है। तो आपके पास क्या सिचुएशन आई फिर से? A1 upon A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम किसको चेक नहीं करते? हम C1 upon C2 को चेक नहीं करते। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? दैट दिस शोज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी तो क्या होगा? इट इज कंसिस्टेंट। तो आप यहां लिख दोगे इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। क्या बोलता है इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट बोलता है 5x - 3y is equals to 11 and -10x plus 6y is equals to -22. Okay, so it's A1 upon A2 5 upon -10, B1 upon B2 is -3 upon 6 positive and C1 upon C2 is equals to 11 upon -22. ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ गई है, प्लेस करना है। A1 upon A2, सो यहां से मैंने A1 upon A2 निकाला माइनस का 1/2, B1 upon B2 ये भी आया माइनस का 1/2 एंड C1 upon C2 भी आया माइनस का 1/2। अभी क्या शो कर रहा है बच्चों? देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं आपस में। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। और ये क्या बनाती है? ये बनाती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे दिस शोज infinitely many solution। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाएगा तो कंसिस्टेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। मैंने आपको क्या बोला था? कोई एक सॉल्यूशन भी आ गया तो ये कंसिस्टेंट होगा। यहां तो इनफाइनाइट है, तो वी आर राइटिंग दैट इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? कितने सिंपल क्वेश्चन। आगे चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 4/3 2 is equals to 8, 2 plus 3y is equals to 12। प्लेस करते हैं। So we got A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2। ठीक है, तो चलो A1 upon A2, A1 upon A2 is 4/3 divided by 2 and 2 upon 3 and last में it is 8 upon 12। ओके, जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा A1 upon A2 को, तो देखो कैन आई राइट 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4/3 मल्टीप्लाई 2, इससे इसको रिड्यूस करेंगे 2, तो मेरे पास A1 upon A2 कितना आ गया बच्चों? ये आया है 2/3। ठीक है, अब आते हैं B1 upon B2 पे। ये तो ऑलरेडी 2/3 है, मैंने प्लेस कर दिया B1 upon B2 एज 2/3 एंड
C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 रिड्यूस करोगे 4 से, 4 2 8, 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा, सारी वैल्यूज फिर से इक्वल आ गई। अगर फिर से इक्वल आ गई तो आप ये लिखोगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो इट इज C1 अपॉन C2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये सारी वैल्यूज आ गई। तो ये क्या सिचुएशन आती है, ये आती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कैसा होता है, कंसिस्टेंट, तो विल बी राइटिंग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ गए बच्चों, इस तरह से अपन को सॉल्व करना है और आगे चलना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये तो हमको ऑलरेडी चेक करना आ गया पूरे, अभी थर्ड वाले पार्ट में हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में ये चेक किया। अब इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अब की बार आपको कंसिस्टेंसी निकाल के नहीं छोड़ रहा है, अब की बार बोल रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो इसका आंसर भी बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट हाफ तक तो हमको ऑलरेडी पता है ना, सेकंड हाफ वाले में अब क्या किया देखना, इसने अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनको कंबाइन कर दिया। आपने स्टार्टिंग में जो गिवन इक्वेशन होती थी वो कंसिस्टेंट होती थी, उनसे ग्राफ बनाना सीख लिया था, है ना, फिर उनको चेक करना सीख लिया था। अब इन दोनों को कंबाइन किया इसने कि अगर आप चेक कर सकते हो और ग्राफ बना सकते हो तो कंबाइन करो, मतलब चेक भी करो और अगर सोल्यूशन आ रहा है तो ग्राफ से सोल्यूशन निकाल के भी दिखाओ। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो देखो इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर। मैं क्या करता हूं, इससे 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया x प्लस 5 और यहां से 10 डिवाइड कर दिया तो बना x प्लस वाई, इट इज x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, सेम ही इक्वेशन आ गई है। अब a1 अपॉन e2 और b1 अपॉन b2 चेक करें तो वी आर राइटिंग a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2, so we'll be writing b1 upon b2 is equals to 1 upon 1 and c1 upon c2 is equals to 5 upon 5, ठीक है। तो ये तो बना गया, ये भी बना गया, ये भी बना गया। तो as we have a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, all of them are equal. If I have a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो बच्चों क्या बनता है, ये बनता है कंसिस्टेंट, है ना। और कंसिस्टेंट बनता है तो क्या करना है, अपन को सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। तो बस मुझे एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, क्योंकि बाकी सेकंड वाली इक्वेशन का तो सेम ही आंसर आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी टेबल बना लेता हूँ। तो मैं प्लेस करता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y को ट्रांसफर कर दूँ तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है, ओके। और अब मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। x और y, चलो कोशिश करते हैं जो वैल्यूज अपन ने रखी है वो 5 से छोटे छोटे रखे ताकि नेगेटिव वैल्यूज ना आए। तो विल प्लेसिंग 0 1 2 y की प्लेस पे, और मेरे पास इधर आ गया 5 4 और 3, है ना। तो 0 रखोगे तो 5 माइनस 0 5, और सेकंड आपके प्लस में अगर 1 है और आपने 1 इधर प्लेस कर दिया तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और आपने 2 प्लेस किया तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। क्लियर, तीनों वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास में। जैसे ही तीनों वैल्यूज आएगी अपने ग्राफ में प्लेस कर दूंगा। तो अपना ग्राफ पेपर का ये अपना ग्राफ पेपर है ना। फर्स्ट मैंने रखा है 5,0, ये रहा। नेक्स्ट अपने पास में है, नेक्स्ट वाली वैल्यूज है 4,1 3,2, 4,1 4,1 एंड 3,2, ठीक है। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, एक सेकेंड इसको फिर से बनाते हैं। 5,0 4,1 3,2, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर से कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्लेस करनी होती है, तो इट इज 5,0 4,1 3,2, ये सारी वैल्यूज आ गई। और अब ध्यान से देखना, आपको ये ऑलरेडी पता है कि जो इक्वेशंस बन रही है बच्चों, ये 2 लाइंस की बन रही है ना। तो आपने ऐसे लिखा और इस साइड आप एक फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देना, इस साइड सेकंड वाली इक्वेशन, या कैसे भी आप प्लेस करके इक्वेशन जरूर प्लेस करना। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सेकंड थी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने दोनों इक्वेशन प्लेस कर दी। इट शोज दैट वी हैव बोथ द इक्वेशन कंबाइंड ऑन द सेम ग्राफ पेपर। Clear? So now we need to find out it's asking us to find out the infinite solution. As it has the infinite solution, so we need not to place specifically any one solution. तो आपको लास्ट में लिखना है, hence this gives infinite many
सोल्यूशन। ठीक है, अगर एक ही लाइन बन रही है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में आपको कोई एक वैल्यू प्लेस करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू मेंशन दैट द इक्वेशन शोज द इनफाइनाइट सोल्यूशन, देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सेकंड आपको x minus y is equals to 8, 3x minus 3y is equals to 16। चलो प्लेस करते हैं। सो इट सेज दैट वी हैव a1 upon a2 is equals to 1 upon 3, b1 upon b2 is equals to minus 1 upon minus 3, and c1 upon c2 is equals to 8 upon 16। Let's find out the answer. a1 upon a2 is 1 upon 3 specifically, b1, so we are writing b1 upon b2 is 1 upon 3 and c1 upon c2 is 1 upon 2। 8 upon 16 रिड्यूस करोगे 1 upon 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्या a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल है, बट c1 upon c2 इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, और ये सॉल्यूशन हमको देती है नो सॉल्यूशन। और अगर ये नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट भी है, तो यहाँ लिखोगे इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, और अगर बच्चों इनकंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉल्व तभी करना जब जो गिवन कंडीशन है आपकी वो कंसिस्टेंसी शो करती हो, दैट मींस कंसिस्टेंट बनाती हो इक्वेशन को। ठीक है, तो एज इट इज इनकंसिस्टेंट वी नीड नॉट टू गो फर्दर, वी हैव स्टॉप्ड हियर। नेक्स्ट पार्ट, 2x plus y is equals to minus 6 या is equals to 6, तो इट इज a1 upon a2 2, second value is 4, then b1 upon b2 is equals to 1 upon minus 2 and c1 upon c2 is equals to minus 6 upon minus 4। ठीक है, तो इट इज 2 upon 4, 1 upon minus 2 and minus 6 upon minus 4। ये वैल्यूज आ गई अपने पास में, सॉल्व करते हैं बच्चों। सो इट इज a1 upon a2 is equals to 1 upon 2 and b1 upon b2 is equals to minus 1 upon 2, c1 upon c2 is equals to, अब माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इट इज 3 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। फिर से क्लास, ये वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं है, साइन डिफरेंट है। अपन को ये याद रखना है कि वैल्यूज इक्वल हो तब भी साइन सेम होना चाहिए। अगर साइन यहाँ पे दोनों में से किसी एक में नेगेटिव, या तो दोनों में नेगेटिव नहीं होता या फिर दोनों में नेगेटिव होता, तभी हम इसको इक्वल मान सकते थे, अदरवाइज इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। सो आप कंडीशन कौन सी बनाओगे, यू आर राइटिंग इट एज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स इट डज नॉट शो inconsistency, it shows the consistency, तो आप लिखोगे hence it is consistent। और अगर consistent है तो फिर तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ प्लॉटिंग पे। चलो देखो, ये अपना ग्राफ, इस पे वैल्यू प्लेस करने के लिए मैं इक्वेशन बना लेता हूं फिर से। तो आई हैव 2x plus y is equals to 6 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है 4x minus 2y is equals to 4। 4x minus 2y is equals to 4। ठीक है, यही ना, 4x minus 2y is equals to 4, राइट, यही है। चलो, क्या इन सब में से 2 कॉमन लेके डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल, तो इट इज 2x minus y is equals to 2। मैंने y ट्रांसफर कर दिया या 2y ट्रांसफर कर दिया, या फिर ऐसे करते हैं 2x minus 2 is equals to y, 2 को उधर ले गया, y को उधर ले गया, तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों। इधर आते हैं, देखो यहाँ पर मैं फिर से 2x को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो y is equals to 6 minus 2x, तो ये मेरे पास में 2 इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, यहां पर भी x की वैल्यू रख के y निकालना, यहां पर भी x की वैल्यू रख के y निकालना है। तो आपको करना क्या, टेबल बनाना, टेबल के बाद वैल्यू प्लेस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल पे, यहां पे x और y। अब देखो, मैं x की वैल्यू प्लेस करता हूं, y की वैल्यू आती जाएगी। अब मैं x की प्लेस पे ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी ना 2x की, वो कंपैरेटिवली 6 से छोटी हो, और अगर ऐसा होगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ग्राफ बनाना थोड़ा इजी होगा। तो मैं रखता हूं 0, 1 और 2। ठीक है, 0 रखा तो 6 आया, 1 रखा तो 2 1 2, 6 minus 2 4, 2 रखा तो 2 2 4, 6 minus 4 2। ठीक है, इजी था, इधर आ जाता है। देखो, यहां पर हमको कोशिश करना है कि जो भी वैल्यूज होगी वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, सो दैट वी वंस वी विल सबट्रैक्ट इट विल गेट पॉजिटिव वैल्यू इन द y। So we have x over here and y over here। x रखेंगे बच्चों, मैं रखता हूं 1, 2 और 3। 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2 minus 2 0। Then we have 2 over here, 2 2 4, 4 minus 2 2। 3 रखेंगे तो 3 2 6 minus 2 4। ये वैल्यूज आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे कहां पर, ग्राफ पे। तो 0,6, so we got 0,6 as this one and 1,4, 2,2। So we have 1, 4, 2, 2।
इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन अपनी बन जाएगी एज इट इज। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन बना ली बच्चों। कोऑर्डिनेट प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,6, देन इट इज 1,4, 1,4 एंड 2,2। ठीक है, और ये लाइन कौन सी, ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है, ये है 2x + y = 6 की। तो इट इज 2x + y = 6। नेक्स्ट सेकेंड वाली इक्वेशन, इसके पॉइंट से 1,0, 2,2 एंड 3,4। 1,0, 2,2 is already placed and the last one is 3,4. Okay, so x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो over here we are placing it. So it's 1, first one is 1,0, I guess. Yes, it is 1,0. So we have to place it on the x-axis. So over here it is being placed. तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई जो इन तीनों से ऐसे पास कर रही है, ये ऐसे पास करती जा रही है, ये जा रही है आपकी लाइन ऐसे। फिर से गलत बनाए, ये ऐसे पास करेगी इस पॉइंट से। ठीक है, तो अभी 1,4, 2,2 और ये बन गया बच्चों 3,4, ये वाला पॉइंट है। 2,2 ऑलरेडी प्लेस्ड है एंड दिस इज 1,0। ठीक है, अब सेकेंड वाली जो लाइन आपने बनाई वो कौन सी इक्वेशन की बनाई, वो आपने बनाई है 4x - 2y = 4 की। तो वी आर प्लेसिंग इट एज 4x - 2y = 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन से लाइन बना ली है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी साफ साफ दिख रहा है, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 2,2। तो आप क्या लिखोगे, हेंस द इंटरसेक्शन point 2,2 gives us the required solution. Required solution. ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, x = 2 एंड y = 2। ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इजी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इट इज 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2 एंड 4x - 4y = 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इट इज a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो इट्स 2/4, 1/2, b1/b2, -2/-4, 1/2, 2/5। तो इट इज 2/5। ठीक है, समझ गए, ये वैल्यूज आ गई है। 1/2, 1/2 इक्वल एंड दिस इज 2/5। सो वी आर राइटिंग इट एज a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। तो a1/a2 किसके इक्वल है बच्चों, b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी इनकंसिस्टेंट। तो जैसे इनकंसिस्टेंट बना, दैट्स इट, हमको सॉल्व ही नहीं करना, वी आर लिविंग इट ओवर हियर। तो जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ग्राफ आगे बनेगा ही नहीं इसका, एंड देन वी आर डन विद इट। तो क्लास सब समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे कवर कर लिए। अब आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वाले वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, उन्हीं को ध्यान से देखोगे, एक एक क्वेश्चन को थॉरली स्टडी करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।